नमस्कार। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है ना। लेकिन आज हम रैलियों और भाषणों की नहीं बल्कि इसके पीछे के अर्थशास्त्र की बात करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हम डेटा के जरिए गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक चुनावों में जो पैसा पानी की तरह बहता है उसका हमारे भविष्य और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 510 करोड़ रुपए। और पता है ये क्या है? सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक राज्य के हालिया चुनाव चक्र के दौरान पकड़ी गई अवैध नकदी का आंकड़ा है। 510 करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन क्या ये वाकई पूरी तस्वीर है? यहीं से एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि ये जो करोड़ों की जब्ती हम देखते हैं, क्या इलेक्शन की असली कीमत बस इतनी ही है, या फिर ये किसी बहुत बड़े गहरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। सेक्शन 1, एक वोट की कीमत। आइए देखते हैं कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी में असल में क्या चल रहा है। अब देखिए, वोटरों को लुभाने के लिए जो चीजें बांटी जाती हैं वो सिर्फ कैश तक लिमिटेड नहीं है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार लिस्ट काफी लंबी है। 41,000 लीटर से ज्यादा पकड़ी गई शराब, युवाओं को टारगेट करते हुए नशीले पदार्थ, और तो और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की लॉयल्टी खरीदने के लिए सोने यानी गोल्ड तक का इस्तेमाल। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, जो ऑफिशियली पकड़ा जाता है वो असल में बांटे जा रहे पूरे माल का शायद सिर्फ 10 से 20% ही होता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर तुलना करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। ये डेटा बिल्कुल न्यूट्रल है और साफ दिखाता है कि 2014 में जो टोटल जब्ती 1200 करोड़ रुपए की थी वो 2024 आते आते 10,000 करोड़ के भारी आंकड़ों को भी पार कर गई। मतलब पिछले एक ही दशक में हर राजनीतिक पार्टी के लेवल पर इस तरह के अवैध चुनावी प्रलोभनों में 8 से 10 गुना का भारी उछाल आया है। ये जंप वाकई बहुत बड़ा है। सेक्शन 2, इलीगल कैश बनाम लीगल वादे। अब बात करते हैं उस पैसे की जो छुपकर नहीं बल्कि डंकी की चोट पर बांटा जाता है। तो एक तरफ तो हो गया वो इल्लीगल कैश और शराब जिस पर पुलिस और एजेंसियों की पैनी नजर होती है, जिससे रातों रात छुपकर बांटा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? चुनावी घोषणा पत्रों में किए जाने वाले वो वादे जो पूरी तरह से लीगल हैं, जैसे कि बिना किसी शर्त के हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफर करना। दोनों ही चीजों का मकसद वोटरों को अट्रैक्ट करना है। बस फर्क इतना है कि एक तरीका गैर कानूनी है और दूसरा बिल्कुल लीगल। अब सवाल ये उठता है कि ये खुलेआम कैश बांटने के वादे लीगल कैसे हो गए? खैर, इसका जवाब जुड़ा है 2013 के सुप्रीम कोर्ट के बालाजी जजमेंट से। इस ऐतिहासिक फैसले ने एक ऐसा कानूनी आधार तय किया जिसके तहत इन बड़े बड़े आर्थिक वादों को फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत प्रोटेक्शन मिल गया। इसी वजह से घोषणा पत्रों में किए गए नकद वादों को भ्रष्ट आचरण या करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। सेक्शन 3, मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी। तो चलिए अब डेटा में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इन लीगल वादों का असल अर्थशास्त्र क्या है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अलग अलग राज्यों ने इन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स के लिए भारी भरकम कमिटमेंट्स किए हैं। महाराष्ट्र का सालाना खर्च 46,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक का 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश का 18,600 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात सोर्स पॉइंट आउट करता है वो ये है कि इनमें से कई राज्य जो ये स्कीम्स चला रहे हैं ना, वो पहले से ही रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे में हैं। इस चीज को सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाला है। देश के 12 राज्यों ने मिलकर हर साल नकद बांटने के लिए 1,68,400 करोड़ रुपए कमिट किए हैं, और इसके ठीक सामने हमारे पूरे देश के डिफेंस रिसर्च यानी DRDO का सालाना बजट कितना है? सिर्फ 26,800 करोड़ रुपए। मतलब देश के सुरक्षा और फ्यूचर रिसर्च के बजट से 6 गुना से भी ज्यादा पैसा सीधा इन नकद योजनाओं में जा रहा है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर लोग इन वादों में आते क्यों हैं? साइकोलॉजी में इसका एक बड़ा ही दिलचस्प सा जवाब है, जिसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। देखिए, इसे किसी की नैतिक कमजोरी नहीं कहा जा सकता। ये इंसानी फितरत है जो सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। अगर आज घर चलाने या राशन की टेंशन हो तो किसी को भी 5 साल बाद बनने वाले एक अस्पताल की तुलना में आज हाथ में मिलने वाला कैश कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये बहुत ही स्वाभाविक है। सेक्शन 4, टैक्स पेयर पर बोझ। अब समझते हैं कि इन सब चीजों की फंडिंग आखिर आ कहां से रही है। जब राज्य पहले से ही घाटे में है तो इन हजारों करोड़ों रुपयों का बिल आखिर फाड़ता कौन है? डेटा इसका बड़ा सीधा सा जवाब देता है। हमारे देश की आबादी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, करीब 2 से 2.5% लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं।
बाकी के 97% लोग इस डायरेक्ट टैक्स के दायरे से बाहर हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि राज्यों की इन भारी भरकम कैश स्कीम्स को फंड करने का जो असली बोझ है ना, वो इसी 2.5% टैक्स पेयर वाले छोटे से ग्रुप पर आकर गिरता है। सोर्स ने इसे एक बड़े ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया है। मान लीजिए एक आम सैलरीड प्रोफेशनल है जो अपना सालाना टैक्स ईमानदारी से चुकाता है। उसका वो टैक्स का पैसा डायरेक्टली 5 से 7 लोगों की इन नकद योजनाओं को फंड कर रहा होता है, और बदले में उस टैक्स पेयर को क्या मिलता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाओं के नाम पर रिटर्न बहुत ही कम है। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक रिस्क, जिसे हम ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा का पलायन कहते हैं। जब उस प्रोडक्टिव माइनॉरिटी को लगने लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सड़कों या इनोवेशन की जगह सीधे कैश बांटने में डाइवर्ट किया जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना लाजमी है। और फिर ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स बेहतर सिस्टम वाले देशों की तरफ पलायन करने लगते हैं। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इससे बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान कोई नहीं हो सकता। सेक्शन 5 अल्टीमेट इकोनॉमिक प्राइस। चलिए अब इस पूरी पिक्चर के फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों के कर्ज को कंट्रोल में रखने के लिए एनके सिंह FRBM कमेटी ने स्टेट्स की जीडीपी का 20% एक सेफ लिमिट तय किया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 16 राज्य 30% के डेंजर मार्क को भी क्रॉस कर चुके हैं। और अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो पंजाब जैसे राज्यों का कर्ज तो उनकी जीडीपी के 46% तक पहुंच चुका है। डेटा चीख कर कह रहा है कि राज्य अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा उधार ले रहे हैं। तो आखिर ये घाटे का पूरा साइकिल काम कैसे करता है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, राज्य लोगों को कैश बांटने के लिए मार्केट से भारी उधार लेते हैं। दूसरा, अब उस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही सरकार का इतना पैसा निकल जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बचता ही नहीं। तीसरा, मार्केट में बिना किसी वास्तविक प्रोडक्टिविटी के जब इतना सारा कैश आ जाता है तो उससे सीधे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, इसी महंगाई की वजह से उस पैसे की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। मतलब जो कैश लोगों को शुरुआत में मिला था वो महंगाई के आगे अब कौड़ियों के भाव हो चुका है। अगर इस साइकिल पर ब्रेक ना लगाया जाए तो अंजाम क्या होता है? इसका सबसे ताज़ा और डरावना उदाहरण हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। 2019 में उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 91% था। अंधाधुंध टैक्स कट और बिना सोचे समझे बांटी गई सब्सिडीज की वजह से 2021 तक ये रेशियो 119% पहुंच गया। और फाइनली अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने सॉवरेन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। देश बैंकरप्ट हो गया। ये कोई थियरी नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड टाइमलाइन है जो दिखाती है कि कैसे अनियंत्रित चुनावी वादे किसी भी देश को दिवालियापन की ओर धकेल सकते हैं। इस पूरी चर्चा में सोर्स एक बहुत ही क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। एक तरफ है ट्रू वेलफेयर यानी वास्तविक कल्याण, जैसे कि लोगों की हेल्थ या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इससे समाज में एसेट्स और स्किल्स डेवलप होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है ये बिना शर्त नकद बांटना, जो कि पूरी तरह से एक जीरो एसेट मॉडल है। इससे लंबे समय में इकोनॉमी में कोई नई वैल्यू नहीं जुड़ती। तो आखिर में ये पूरा डेटा और एनालिसिस हमारे सामने एक बड़ा ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या ये शॉर्ट टर्म वाले फ्री के पैसे हमारे लॉन्ग टर्म आर्थिक भविष्य को दांव पर लगाने लायक हैं? क्या बस तात्कालिक चुनावी लाभों के लिए पूरी मैक्रो इकोनॉमी के पतन का रिस्क लिया जा सकता है? ये एक ऐसा इकोनॉमिक सवाल है जिसका जवाब हम सभी को एक समाज के रूप में खोजना होगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।